नमस्कार, मैं अश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका मॉर्निंग वॉइस में। रुक करते हैं हम खबरों की ओर। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक कर स्थिति पर गहन चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में करीब 1 घंटे 45 मिनट तक ये बैठक चली। इस बैठक में सरकार ने साफ संदेश दिया कि देश में हालात पूरी तरीके से कंट्रोल में है और किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। बैठक का मकसद विपक्ष को मौजूदा स्थिति से अवगत कराना और राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता दिखाना था। बैठक में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति से जुड़े मंत्री मौजूद रहे। आपको बता दें कि जिनमें अंतिम अमित शाह, एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण शामिल थे। आपको बता दें कि इसके अलावा जेपी नड्डा और किरण रिजिजू भी बैठक में शामिल हुए। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने भी वैश्विक हालात और पश्चिम एशिया के संकट पर विस्तार से जानकारी दी। कांग्रेस के तारिक अनवर और मुकुल वासनिक, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव और विजय के समित्र पात्रा भी बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन ने कहा कि बैठक में सभी दलों ने हिस्सा लिया और सरकार के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। उन्होंने बताया कि विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया गया और मौजूदा स्थिति पर विस्तार से जानकारी साझा की गई। आपको बता दें कि किरेन ने सभी दलों का धन्यवाद करते हुए कहा कि देश हित के मुद्दे पर राजनीतिक दलों ने एकजुटता दिखाई और हालात के अनुसार सरकार को भी कदम उठाएगी, उसमें पूरा सहयोग करेगी। आज ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके सरकार ने बहुत डिटेल में विपक्ष और सरकार के जितने साथी पार्टी हैं सबके साथ में बैठक की और पश्चिम एशिया में जो संकट है उसके बारे में जानकारी दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा से हम लोगों ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया है और मैं सभी पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। सबने अटेंड किया और अच्छी तरह से मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। सब पार्टी के नेताओं ने अपने अपने पार्टी की ओर से जानकारी और अपना चिंताएं व्यक्त की और जो परिस्थिति पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में संघर्ष की वजह से जो उत्पन्न हुआ है उससे भारत को वेस्ट एशिया में युद्ध की स्थिति को देखते हुए सरकार ने आश्वस्त किया है और अपने नागरिकों को, विपक्षी पार्टियों को भी आश्वस्त किया है कि सरकार को जो तैयारी करनी चाहिए इस युद्ध की स्थिति में देश में अलग अलग जो लोगों से डाउट्स, कंसर्न उठ रहे हैं उसको लेकर के सरकार सजग है और मजबूती से अपनी तैयारियां कर रही है कि अपने देश के नागरिकों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो। देखिए, मीटिंग में बहुत सारे विपक्ष के सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी पार्टी के अनुसार देश हित में जो सवाल उठाने थे उठाए। सरकार की तरफ से जवाब तो आए लेकिन संतोषजनक ऐसे जवाब नहीं आए। इसलिए हमारी मांग है कि नियम 193 का जो नोटिस है हमारी पार्टी की तरफ से भी है और पार्टियों से भी है, लोकसभा में और राज्यसभा में नियम 176 से जो नोटिस है उस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए जिससे पूरे देश के सामने हर चीज साफ हो जाए। सरकार ने क्या कहा, आप लोगों को क्या जानकारी दी? अब सरकार के लोगों से पूछो। लेकिन आपने क्या मुद्दे उठाए? समाजवादी पार्टी जो समाजवादी पार्टी को मुद्दे उठाने चाहिए थे, देश हित में सभी मुद्दों को उठाया, चाहे वो पेट्रोलियम की क्राइसिस का सवाल हो, गैस की क्राइसिस का सवाल हो, देश के स्वाभिमान का सवाल हो, जो भी मुद्दे उठाने चाहिए थे मैं समझता हूँ जो देश के लोगों की चिंता में है आज मुद्दे, उन सभी मुद्दों को समाजवादी पार्टी ने उठाया। कांग्रेस का, तृणमूल हो, डीएमके हो, इन सबों का केवल यही कार्य है कि मुद्दे को उठाना, मुद्दे सॉल्व हो ये उसकी चिंता नहीं है। और जिस मिडिल ईस्ट पर और गैस की किल्लत को लेकर के लगातार यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सभी के सामने है लोकसभा में। आज जब ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार सभी बातों को रख रही थी तो राहुल गांधी का एब्सेंस और तृणमूल कांग्रेस का नहीं रहना यह बताता है कि उन्हें मुद्दे को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी दिलचस्पी यही है कि किस तरह से दिक्कत हो, पर उनका दुर्भाग्य है कि अभी तक घरेलू गैसों पे कोई किल्लत नहीं हो रही है और इसी के लिए राहुल गांधी बहुत दुखी हैं। पश्चिम एशिया में व्याप्त तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी।
पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के शुरू होने के बाद दोनों वैश्विक नेताओं के बीच पहली टेलीफोनिक बातचीत है। दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही बनाए रखने पर जोर दिया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की बातचीत को लेकर देश में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। पश्चिम एशिया में व्याप्त तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के शुरू होने के बाद दोनों वैश्विक नेताओं के बीच पहली टेलीफोनिक बातचीत है। दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की, खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही बनाए रखने पर जोर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की बातचीत को लेकर देश में भी सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी नेताओं ने इस बातचीत को पीएम मोदी की सफल विदेश नीति करार देते हुए कहा कि पीएम मोदी को दुनिया मानती है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, दुनिया ने प्रधानमंत्री की ओर नजर लगा के बैठे हैं, क्योंकि दुनिया के शीर्षस्थ नेतृत्व कहीं न कहीं कटघरे में फंसे हैं। उन शीर्षस्थ नेतृत्व में नरेंद्र मोदी पर ही दुनिया का भरोसा है और वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। देश के प्रति भी गंभीर है और हालात के प्रति भी गंभीर है। मुझे लगता है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को दूरध्वनि पर बात की है और जो युद्ध की स्थिति है उस युद्ध की स्थिति के बारे में मतलब मोदी साहब से उन्होंने चर्चा भी की है। और मुझे लगता है कि जो युद्ध हो रहा है, युद्ध में विराम हो सकता है, युद्ध जल्दी खत्म हो सकता है। भारत की भूमिका, नरेंद्र मोदी साहब की भूमिका यही है कि शांति होनी चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। और जो भी मतलब इस युद्ध के कारण जो गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, क्रूड ऑयल का और पेट्रोल डीजल का प्रॉब्लम हो रहा है, दुनिया को इसका बहुत बड़ा मतलब नुकसान हो रहा है। इसीलिए भारत की भूमिका भी यही है कि भाई जल्दी जल्दी युद्ध खत्म होना चाहिए, इसमें कोई मार्ग निकलना चाहिए। बहुत अच्छा संकेत है। विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र को एक बड़े अन्य गणतंत्र के प्रेसिडेंट ने कॉल किया। ये चिन्ह करता है कि भारत एक बहुत विशाल का जो देश है, जिसकी मेरे समझ से प्रभाव पूरे क्षेत्र में है, मिडिल ईस्ट में भी है। और इसीलिए ट्रंप साहब ने प्रधानमंत्री जी से कंसल्टेशन किया, उनको अवगत कराया, उनको इन द लूप कर रखा, जैसा कि हमारे यहाँ के एम्बेसडर गोर ने कहा। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा संकेत है। नहीं, ये सामान्य प्रक्रिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की साख पूरे विश्व में है एक वैश्विक लीडर के रूप में, और उनका पहला ध्येय है कि शांति रहे, सभी लोग मिलकर समन्वय और बातचीत से हल निकालें। और दूसरा, कल भी उन्होंने राज्यसभा में यही दिया है भाषण, और सबसे अपील करी है। आज उनकी मान्यता सभी देशों में है जो लड़ रहे हैं एक दूसरे के, वो भी दोनों पक्ष उनको मानते हैं। हालांकि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की इस बातचीत पर विपक्ष नाराज नजर आया। विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति ट्रंप के हारने की बात कही है। उन्होंने कहा कि देश किस दिशा में चलेगा ये तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही डिसाइड होगा, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप हार रहे हैं। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को अगर कूटनीति पता होती तो युद्ध नहीं करते। अमेरिका युद्ध हार रहा है, ये सामने आया है, तब ट्रंप की भागम भाग चल रही है। देखिए, फॉरेन पॉलिसी जो है वो तो मूल रूप से प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में ही देश किधर चलेगा, हमारे किस देश से कैसे संबंध रहेंगे, इट इज सोलली डिसाइडेड बाय द लीडरशिप और दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेहरू जी से लेके हमेशा ही हमारी नॉन अलाइन पॉलिसी थी, उसके निर्माता भी नेहरू जी थे, प्रधानमंत्री थे, और अब उससे हट रहे हैं तो उसको भी, उससे हटने वाले भी मोदी जी ही, प्रधानमंत्री ही। सर पाकिस्तान मध्यस्थता के लिए पेशकश कर रहा है, पाकिस्तान बीच में आ रहा है, और पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की। बता दें कि पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध करीब 25 दिन से जारी है। ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट में हमले और ब्लॉकेज की वजह से वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है।
भारत इस क्षेत्र से 60% से ज्यादा कच्चा तेल और गैस आयात करता है, इसलिए संकट सीधे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। पीएम मोदी ने सोमवार को लोकसभा और मंगलवार को राज्यसभा में संसद को संबोधित करते हुए इस संकट को चिंताजनक बताते हुए कहा कि भारत सरकार ईरान, इजराइल, अमेरिका और गल्फ देशों से लगातार संपर्क में है, साथ ही डिप्लोमेसी व डायलॉग के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। गुजरात में भी यूजीसी लागू, क्या बोले विपक्षी नेता। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 पास कर दिया गया है। इस बिल में शादी, तलाक, विरासत और लिव इन रिलेशनशिप को धर्म या समुदाय की परवाह किए बिना एक ही कानून दायरे में लाने का प्रस्ताव है। आपको बता दें कि यूसीसी बिल पास करने वाला गुजरात देश का दूसरा राज्य है। इससे पहले उत्तराखंड विधानसभा ने फरवरी 2024 में इसे पारित किया था। इस बिल को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया, जबकि बीजेपी इसका स्वागत कर रही है। विधानसभा ने मंगलवार को समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 पास कर दिया। इस बिल में शादी, तलाक, विरासत और लिव इन रिलेशनशिप को धर्म या समुदाय की परवाह किए बिना एक ही कानूनी दायरे में लाने का प्रस्ताव है। यूसीसी बिल पास करने वाला गुजरात देश का दूसरा राज्य है। इससे पहले उत्तराखंड विधानसभा ने फरवरी 2024 में इसे पारित किया था। अब इस बिल को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी के पास इस तरह की चीजें करने का ही काम रह गया है, जिससे कहीं ना कहीं तनाव बना रहे। देखिए, तो बीजेपी राज्य है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी फैसला ले सकते हैं। वो तो इन तमाम ऐसे मसलों को जिंदा रखना चाहते हैं जिससे उनको फायदा हो। ये कानून ला रही है और कहती हुई कि 1 नेशन 1 इलेक्शन है ना, तो फिर देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं? आप अपने फायदा के लिए और आरएसएस को आगे बढ़ाने और अपना एजेंडा को लागू करने के लिए आप इस तरह का यूसीसी कानून को लागू कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक धर्म के लोगों के खिलाफ आप चोट कर रहे हैं, एक धर्म के खिलाफ आप कार्रवाई करने के सोच रहे हैं। यह देश सबका है। जबकि बीजेपी गुजरात सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रही है और कह रही है ये सही फैसला है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक राष्ट्र होना चाहिए तो एक उसमें संविधान होना चाहिए, 2 प्रकार के सिविल कोड नहीं होने चाहिए। अगर गुजरात ने इस प्रकार का किया है तो मैं इसका स्वागत करता हूँ और मैं समझता हूँ अन्य राज्यों को भी इसको करना चाहिए। यूसीसी बिल हर राज्य को पास करना चाहिए। देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है और भारत देश के लिए जो विभिन्न धर्मों का, विभिन्न भाषाओं का जो देश है, उसमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। वो सबके हित में है। एक तरह का कानून हर धर्म, हर जाति के लोगों पर लागू होना चाहिए। तो ये गुजरात सरकार ने अच्छा किया है और इसको फॉलो करना चाहिए हर एक देश को। वहीं गुजरात में यूसीसी पर मौलाना भड़के नजर आ रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा कि ये शरीयत में दखल है, मुसलमान निशाने पर हैं। ऑलरेडी सारे कानून बने हुए, तो एक नए कानून यूसीसी की जरूरत क्यों पेश आई? मतलब यह है कि मुसलमानों पर निशाना साधना है और मुसलमानों के खिलाफ एक राय आम्मा हमवार करना है। ये सीधा सीधा शरीयत से टकराव है और शरीयत से टकराव बनने वाले कानून पर मुसलमानों को बाध्य न किया जाए कि वो उस पर अमल करें। गुजरात सरकार के मुताबिक इस बिल का मकसद सभी धर्मों में शादी, तलाक, विरासत और लिव इन संबंधों को रेगुलेट करने के लिए एक समान कानूनी ढांचा बनाना है। ये बिल एक से ज्यादा शादियों पर भी रोक लगाता है। साथ ही ये कानून शादी और लिव इन संबंधों दोनों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाता है। इस बिल में जबरदस्ती, दबाव या धोखे से की गई शादियों के लिए 7 साल की जेल की सजा का प्रावधान भी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। इस बार फिर निशिकांत दुबे ने फिर एक बड़ा बयान दे दिया। दरअसल निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को
लपट करार दिया। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी घटिया बातों को करने, गलत बातें करने के लिए जाने जाते हैं। निशिकांत दुबे ने बयान से राहुल गांधी के ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल न होने की वजह भी माना जा रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। इस बार फिर निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को लंपट करार दे दिया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी घटिया बातों को करने, गलत बातें करने के लिए जाने जाते हैं। सुनिए। मैंने तो कहा ना कि एक नहीं होता है, एक मतलब मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन एक शब्द है बिहार में जैसे हमारे बच्चे भी बहुत बिगड़ जाते हैं ना, तो जैसे माँ भी उसको जोर से कहती है लंपट। लंपट एक शब्द है बिहारी में। तो आप ये समझिए कि यदि हल्ला करना है, हंगामा करना है, तोड़फोड़ करना है, स्पीकर के चैम्बर में घुसना है, उनके ऊपर कोई कागज फेंकना है, पत्थर फेंकना है, तो राहुल गांधी जी आपको नजर आएंगे। घटिया बातें करना है, राहुल गांधी जी नजर आएंगे। और यदि कोई सीरियस बात करनी है, ऑल पार्टी मीटिंग है, लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल है, पार्लियामेंट में बहस हो रही है, उस बहस में कौन क्या बोल रहा है, कल जैसे ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ, तो रहना चाहिए था ना। यदि आप मिले लोगों से, यदि आपको लगता है कि हम मिलकर जो है उनकी बातें सुन रहे हैं, तो उनके लिए आपको संसद में रहना चाहिए था ना। कल पास हो गया, 1 मिनट के लिए संसद के अंदर नहीं घुसे, इसको क्या कहेंगे। इसीलिए उस प्रकार के व्यक्ति के बारे में, अनसीरियस व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं। दरअसल निशिकांत दुबे ने ये बयान राहुल गांधी के ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल न होने की वजह से दिया, क्योंकि केंद्र सरकार ने मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से व्यस्त होने की वजह से शामिल न होने की बात कही गई है। धर्म परिवर्तन किया तो SC/ST एक्ट पर सुप्रीम फैसला। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को लेकर मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने फैसले में कहा कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। आपको बता दें कि किसी अन्य धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को लेकर मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने फैसले में कहा कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। किसी अन्य धर्म को अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी इस फैसले का स्वागत कर रही है। No, I think it's a very reasonable, commonsensical thing that we can all easily agree with, because if you are a Hindu SC and ST, reservations are meant for those who have been deprived opportunities for several centuries. The OBC community, the SC community, the ST community. But the moment you then move from SC, ST and become some other religion, it is clear that you should not get the SC, ST benefits. It's common sense. So you can't be an SC, ST and also not be of Hindu faith. So that is, I think, what the Supreme Court has concluded. I'm not a lawyer, I've not studied the judgment, but since you're asking me, I'm answering. नहीं, ये बड़ा उचित फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत सोचा समझा ये फैसला है। अदरवाइज इसका इतना नाजायज फायदा लोग उठा रहे थे कि आपने धर्म परिवर्तन किया और उसके बाद आप शेड्यूल कास्ट बन के और उसको आरक्षण का लाभ और भी जो भी सुविधाएं हैं उस सब का लाभ लेना, तो ये उचित नहीं था। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही सराहनीय है और पूरा समाज इसको एक्सेप्ट करेगा। जबकि विपक्ष भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहा है। विपक्ष की माने तो फैसला कोर्ट का है और वो फिर इस पर क्या ही कह सकते हैं। मेरा ख्याल है ये संविधान में इस तरह का प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, निर्णय है, उसी पर आधारित है। तो ये तो हम लोग जानते थे पहले से, और अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर उस पर मोहर लगा दिया है तो ऐसे भी उसको सम्मान देना पड़ेगा। ये कोई नया कानून नहीं है, ये पुराना कानून है।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बहुत पहले से ये बात बोल चुके हैं कि कोई भी एससी कम्युनिटी का व्यक्ति अगर कन्वर्ट होता है तो उसको अपनी स्टेटस खोनी पड़ेगी। ये चीज़ शेड्यूल्ड ट्राइब में लागू नहीं है, ये खाली शेड्यूल्ड कास्ट में लागू है और ये पुराना कानून है। और जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला है, ये पुराना कानून को उन्होंने खाली रीइटरेट किया है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में कोई केस हुआ होगा, उन्होंने निर्णय दिया होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको रेटिफाई किया, तो कोई नई चीज नहीं है ये। दरअसल ये फैसला जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने सुनाया है। इस फैसले के बाद से किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने से अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है। पंजाब में खुदकुशी करने वाले पंजाब वेयर हाउस के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा का मंगलवार को अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। रंधावा की अंतिम यात्रा के दौरान परिवार और दोस्त बहुत ज्यादा भावुक दिखे। आपको बता दें कि अंतिम संस्कार के दौरान उन्हें लाल पगड़ी पहनाई गई। इस अंतिम यात्रा में कई नेता भी शामिल हुए और अंतिम संस्कार के बाद पंजाब सरकार पर निशाना साधे। गगनदीप की अंतिम यात्रा में सियासी सैलाब देखने के लिए मिला। आपको बता दें कि भगवंत सरकार पर आरोपों की बौछार भी की गई। पंजाब में खुदकुशी करने वाले पंजाब वेयर हाउस के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा का मंगलवार को अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। रंधावा की अंतिम यात्रा के दौरान परिवार और दोस्त बेहद फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।